हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन विद मनीषा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने ये बताया है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और उनकी सोच समय के साथ कैसे बदलती है। आप सभी ने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा होता है और एक बड़ा बच्चा होता है। वो एक ही चीज को अलग-अलग तरीके से समझते हैं। इसी सवाल का जवाब देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की गहराई से अध्ययन किया था। बच्चों के मानसिक विकास का गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने ये बताया कि बच्चे केवल जानकारी याद नहीं करते, बल्कि खुद अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने को बार बार गिराता रहता है, ठीक है, वह खेल नहीं रहा होता है बल्कि सीख रहा होता है कि चीजें कैसे काम करती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है सोचने, समझने और सीखने की क्षमता का विकास। चलिए अब हम देखेंगे कि पियाजे ने बच्चों के विकास को अलग-अलग स्टेजेस में कैसे विभाजित किया है। स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने मानव विकास की संख्या संज्ञानात्मक रूप में की है। संज्ञानात्मक विकास को भी उन्होंने गति की अवधारणा यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन के रूप में अभिव्यक्त किया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को चार कालों में विभाजित किया। संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने चार कालों में बांटा है। सिद्धांत को जीन पियाजे ने चार कालों में विभाजित किया था। ठीक है, चार कालों में इसे बांटा है। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसके बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज की इन्होंने बात की। तो जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि जो पहली अवस्था है जिसे संवेदीय पेशी अवस्था कहा जाता है, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको 6 उपकालों में उन्होंने विभाजित किया। जीन पियाजे ने इसे 6 उपकालों में क्या किया? विभाजित किया। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिव स्कीम्स। ठीक है, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जिसे प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं या फिर सहज क्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन यानी प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरी आती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन यानी कि द्वितीयक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स यानी द्वितीयक योजनाओं का समन्वय। फिफ्थ में आता है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन यानी तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। सिक्स और लास्ट है इसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी मानसिक प्रतीकात्मक सोच की जो शुरुआत है वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 उपभागों में इसे इन्होंने विभाजित किया था। फिर सेकंड आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये 2 से 7 साल की अवस्था में जीन पियाजे ने विभाजित किया सेकंड स्टेज को। तो इसको भी इन्होंने 2 उपभागों में बांटा है। पहला है प्री कंसेप्चुअल स्टेज यानी कि पूर्व धारणा अवस्था और दूसरा है इंट्यूटिव स्टेज यानी कि अंतर्दर्शी या सहज अवस्था। ठीक है, फिर कॉन्करेंट ऑपरेशनल के बारे में इन्होंने बताया है कि इस स्टेज में बच्चे का विकास किस किस तरीके से होता है और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का विकास जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरीके से होता है। पहली जो स्टेज है वो क्या है? पहली स्टेज है आपकी संवेदीय पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदीय पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। तो पियाजे के अनुसार जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवधि होती है यानी जन्म से 2 वर्ष तक की जो आयु होती है, उसमें बच्चे क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों के माध्यम से एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो अनुभव है उसको अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सब के माध्यम से क्या करते हैं? एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने इस काल को संवेदीय पेशीय अवस्था कहा है यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज कहा है। इनके अनुसार 2 वर्ष तक के बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है, पहले इसमें आता है सहज क्रियाओं की अवस्था, है ना? सहज क्रियाओं की अवस्था यानी कि जन्मजात क्रियाएं।
ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी हम इसे कहते हैं। ये अवस्था जो होती है, ये जन्म से लेके 30 दिन की होती है, यानी कि 1 महीने की जो अवस्था होती है, उसे रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहते हैं, सहज क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा केवल क्या करता है, सहज क्रियाएँ करता है, केवल सहज क्रियाएँ करता है। यानी कि ये जन्म से होने वाली इनबॉर्न एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चा बिना सीखे अपने आप चीज़ों को करता है, ठीक है? जैसे सकिंग रिफ्लेक्स होता है ना? जैसे ही आप बच्चे के मुंह पे माँ का दूध या फिर निप्पल बॉटल आप लाते हैं तो वो उसको सक करने लग जाता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है, ठीक है, वो इनबॉर्न है कि वो खुद से ही सक करने लग जाता है बिना सिखाए, ठीक है। ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स होता है, यानी कि जो पकड़ने की क्रिया होती है। अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप अपना फिंगर देते हैं तो वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है, यानी कि जन्मजात क्रिया है, ठीक है। या आपने ये चीज़ देखी होगी, अ, छोटे बच्चे के गाल में अगर आप छूते हैं, उसके उसके चिक्स में अगर आप टच करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उसी दिशा की ओर अपने फेस को टर्न कर लेता है ना, उसी दिशा की ओर वो घूम जाता है। इसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है, यानी कि गाल छूने पर बच्चा उसी दिशा में घूम जाता है, ठीक है? वो ढूँढ लेता है चीज़ों को। तो ये क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स है। तो ये जो स्टेज है, ये जन्म से 30 दिन की अवस्था होती है, बच्चे इनबॉर्न एक्टिविटीज़ इसमें करते हैं, जैसे कि सक करना, है ना? चीज़ों को जो ग्रैस्प करना, यानी चीज़ों को पकड़ना, आँख झपकाना, रोना, रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है इसमें, तो ये फर्स्ट स्टेज में होती है, 1 महीने में ये चीज़ें होती हैं। सेकंड आता है इसमें प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये अवस्था 1 माह से 4 माह की होती है, ठीक है? 1 माह से 4 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुक्रियाओं को दोहराते हैं, ठीक है? अब वो जो क्रियाएँ करते हैं, उसे बार-बार क्या करते हैं, दोहराते हैं और इनकी अनुक्रियाएँ एक-दूसरे के साथ संबंधित होती है। इन्हें वृत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्टिविटीज़ को बार-बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है? यानी कि बच्चा अपने शरीर से जुड़ी क्रियाओं को बार-बार दोहराता है क्योंकि उसे इसे करने में मज़ा आता है ना? प्लेज़र फ़ील होता है। यानी सर्कुलर का मतलब होता है वही क्रियाएँ बार-बार करना, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो अंगूठा चूसना, बच्चा गलती से अंगूठा अगर मुँह में डाल लेता है, तो उसे अच्छा फ़ील होता है और वो उस चीज़ को बार-बार करता है क्योंकि उसे करने में उसे मज़ा आता है ना? प्लेज़र फ़ील होता है। हाथ-पैरों को हिलाता है बच्चा अपने हाथ को हिलाता है, अपने पैरों को हिलाता है, उसे करने में उसे मज़ा आता है, तो बार-बार उन क्रियाओं को दोहराता है, ठीक है? और बच्चा आपने देखा होगा अजीब-अजीब से आवाज़ें निकालते हैं, है ना? इस तरीके की जो वो आवाज़ निकालते हैं, तो उसे सुनकर बच्चे को मज़ा आता है, खुशी फ़ील होती है, तो वो उस चीज़ को फिर बार-बार दोहराता रहता है, ठीक है? बच्चे अपनी उँगलियों को अपने मुँह तक लाने की कोशिश करते हैं। बच्चा अपनी उँगलियों को देखता है और मुँह में डालने की कोशिश करता है और वो यह क्रिया बार-बार करता रहता है, ठीक है? तो इस अवस्था में बच्चा अपने शरीर से जुड़ी सुखद क्रियाओं को बार-बार दोहराता है ना? आपने रिफ्लेक्स स्टेज जो पहली स्टेज थी, रिफ्लेक्स स्टेज उसमें आपने देखा कि जन्मजात क्रियाएँ बच्चा करता है, यानी ऑटोमैटिक, उसे सिखाया नहीं जाता है, वो ऑटोमैटिक चीज़ों को करता है। लेकिन जो सेकंड प्राइमरी सर्कुलर है, वो खुद खोजी गई जो क्रियाएँ हैं, उसको बार-बार करता है ना? खुद से खोजी हुई क्रियाओं को बार-बार की जाने वाली ये क्रियाएँ होती हैं। सर्कुलर इसलिए होता है क्योंकि वो दोहराता रहता है चीज़ों को क्योंकि उसे करने में उसे प्लेज़र फ़ील होता है। ये सेकंड स्टेज में कहा गया है। अब बात करते हैं द्वितीयक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था 4 से 8 माह की होती है। यहाँ पे 6 लिखा है बट 6 नहीं है, 8 माह की अवस्था है, ठीक है? 8 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर-उधर करने की अनुक्रियाएँ करते हैं, ठीक है? 6 माह का या 8 माह का होते-होते बच्चा देखी गई वस्तु के अभाव में भी उसके होने को जानने लगता है। यानी कि बच्चा क्या करता है इस अवस्था में, वस्तुओं को स्पर्श करने लगता है और इधर-उधर करने की अनुक्रियाएँ करता है। छोटे बच्चा है, उसके सामने आप बहुत सारे खिलौने रख देते हैं, तो वो चीज़ों को इधर-उधर हाथ-पैर मारने लगता है, इधर-उधर फैलाने लगता है, ठीक है? और 8 माह का होते-होते बच्चा वस्तुओं के अभाव में भी उससे जानने लगता है। यानी कि अगर अपनी उनकी उसकी मदद जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सामने कोई चीज़ प्रेज़ेंट है, यानी उसकी माँ अगर उसके सामने प्रेज़ेंट है,
तो ठीक है, अगर वो नहीं भी है तो भी उसके लिए ठीक है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 8 माह का होते-होते अगर उसकी माँ उसके सामने से हट गई है और वो उसको नहीं दिखाई दे रही है, तो वो रोने लग जाता है। यानी कि देखी गई वस्तु के अभाव में भी उसे वो क्या करता है, जानने लग जाता है ना? ये जो अवस्था होती है 4 से 8 माह की अवस्था होती है, इस अवस्था में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि इस अवस्था में बाहरी वस्तुओं पर भी ध्यान देने लगता है बच्चा, है ना? ये नहीं कि सिर्फ़ अपने पर ही ध्यान दे रहा है, अपने शारीरिक सुख पर ही वो ध्यान दे रहा है, नहीं। 4 से 8 माह की अवस्था जैसे-जैसे आती रहती है, बच्चा बाहरी ऑब्जेक्ट्स पर भी क्या करता है, ध्यान देने लग जाता है। उसका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है माइंड का, वो इस तरीके से होने लग जाता है कि बाहरी ऑब्जेक्ट्स पे भी वो क्या जाता है, उसका फ़ोकस जाने लग जाता है। यानी कि और उन क्रियाओं को वो बार-बार दोहराता है। जिससे उसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलते हैं, है ना? बार-बार क्रियाओं को करता है और उसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी उसे मिलते हैं। यानी अब फोकस सिर्फ अपने शारीरिक सुख पे नहीं है उसका, बल्कि एनवायरनमेंट पे भी है, अपने आसपास की चीज़ों पर भी है उसका फोकस, ठीक है? जैसे जैसे खिलौना हिलाकर आवाज़ लगाना, है ना? यानी कि बच्चा रैटल हिला रहा है, यानी कि किसी खिलौने को हिला रहा है, आवाज़ आती है उसमें, तो उससे तो उसे अच्छा लग रहा है ना? उसे मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, तो वो उस चीज़ को बार-बार क्या करेगा? बार-बार दोहराएगा, ठीक है? यानी कि अगर बच्चे के सामने आप कोई खिलौना रख देते हैं, उस खिलौने से अगर आवाज़ आ रही होती है या लाइट उसमें जल रही होती है, तो वो उसको बार-बार करता है। क्यों? क्योंकि उसके जो रिज़ल्ट हैं, उससे उसको मज़ा आ रहा होता है। उसके रिज़ल्ट से बच्चे को प्लेज़र फ़ील हो रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चा बाहरी वस्तुओं पर प्रभाव डालने वाली क्रियाओं को बार-बार दोहराता है। ठीक है? हमने प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में पढ़ा कि बच्चे जो होते हैं अपने शरीर से जुड़ी क्रियाएँ करते हैं, जिससे उन्हें प्लेज़र फ़ील होता है और वो उस चीज़ को फिर बार-बार करने लगते हैं। लेकिन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, वो बाहरी वस्तुओं से भी जुड़ जाते हैं, है ना? बाहरी वस्तुओं से जुड़ी क्रियाएँ भी करने लगते हैं, जिसके रिज़ल्ट से उन्हें मज़ा आने लगता है और वो बार-बार फिर उस चीज़ को क्या करते हैं, दोहराने लगते हैं। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पे द्वितीयक स्कीमा के समन्वय की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। ठीक है? अब ये जो स्टेज होती है ना, ये होती है लगभग 8 माह से 12 माह तक की ये अवस्था होती है। ठीक है? इस अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपने उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। साथ ही अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण भी करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि 8 से 12 माह की जो अवस्था होती है, बच्चे आप जो करते हैं, बच्चे उसको दोहराने की अनुक्रियाएँ करने लगते हैं, क्रियाएँ करने लगते हैं। आप जैसा करते हैं, बच्चे भी वैसा ही करने की कोशिश करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्कीमा अर्थात व्यवहारों का संगठन पैटर्न सीखते हैं, उनका सामान्यीकरण यानी कोऑर्डिनेशन करने लग जाते हैं। ठीक है? बच्चा अब पर्पसफुल व्यवहार करने लगता है, उद्देश्यपूर्ण यानी वह 2 अलग-अलग क्रियाओं को या 2 अलग-अलग स्कीमास को जोड़कर अपना लक्ष्य पूरा करने लगता है। ठीक है? गोल पाने के लिए बच्चा सोच समझकर काम करने लगता है। जैसे जैसे खिलौना पाने के लिए बाधा को हटाना। अगर बच्चे को खिलौना चाहिए, ठीक है? और कोई बाधा उसमें आ रही है, तो उसे वो हटाने की कोशिश करता है। यानी खिलौना मान लो किसी पिलो के पीछे कोई खिलौना रखा हुआ है। अब बच्चा क्या करता है? उस पिलो को हटाता है और फिर खिलौना ले लेता है। यहाँ पे 2 स्कीमास का यूज़ हो रहा है। एक तकिए को हटाना प्लस खिलौने को लेना, ठीक है? अब बच्चे को मान लो कि कहीं से कुछ सामान लेना है, उसका कुछ खिलौना लेना है, तो संकेत देने लगता है बच्चा, है ना? अपनी माँ की तरफ देखता है या उनको वो आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, आवाज़ देने की कोशिश करता है और अपनी माँ से क्या करता है, हेल्प लेने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चा गोल पाने के लिए स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने लग जाता है, ठीक है? यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को पाने के लिए 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का क्या करता है कोऑर्डिनेशन करने लगता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो 2 चीज़ों में कोऑर्डिनेट करने लगता है, समन्वय करने लगता है, ठीक है? यानी कि जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन था जो हमने इससे पहले पढ़ा, इसका क्या है कि बार-बार क्रियाएँ करता है विदाउट क्लियर गोल, है ना? उसका कोई क्लियर गोल नहीं होता है, बस उसे मज़ा आ रहा होता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो बार-बार चीज़ों को दोहराता है, बार-बार चीज़ों को करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन कोई क्लियर गोल नहीं होता है। लेकिन 8 से 12 माह आते-आते कोऑर्डिनेशन बनाने लग जाता है बच्चा, है ना? समन्वय करने लग जाता है 2 चीज़ों के बीच में। स्पष्ट उद्देश्य उसका होने लग जाता है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसका बनने लग जाता है।
चलिए अब बात करते हैं हम तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था यानी स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। अब जो ये अवस्था होती है, ये लगभग 12 माह से 18 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखते हैं, यानी कि ट्रायल एंड एरर के द्वारा बच्चा इसमें सीखता है ना। बच्चा अब नए नए तरीकों को आजमाने लगता है, ट्रायल एंड एरर के द्वारा बच्चा चीजों को सीखने लगता है। ठीक है, उसे ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, या अगर मैं वैसा करूं तो क्या होगा। ठीक है, बच्चा आपने देखा होगा कि अगर बच्चा खिलौने को पकड़ा हुआ है तो वो कभी उसको जोर से गिराने की कोशिश करता है, कभी वो उसको धीरे से गिराने की कोशिश करता है, यानी कि ये दोनों में फर्क देखना शुरू कर लेता है ना। अगर मैं जोर से गिराऊं तो क्या होगा, अगर मैं धीरे से गिराऊं तो क्या होगा। ठीक है, बच्चे के हाथ में अगर आपने कोई चीज दे दी है तो वो क्या करता है, कभी टेबल पे मारने लगता है, कभी प्लेट्स पे मारने लगता है, कभी कहीं मारने लगता है, चेयर्स पे मारने लगता है। तो यानी कि वो आवाजों का कंपैरिजन देखना शुरू कर देता है, सोचना है ना, सुनना शुरू कर देता है। बच्चा आपने देखा होगा ग्लास में अगर पानी है तो उसे फेंक देता है, कप में पानी है उसे फेंक देता है, पानी में आवाज करने लग जाता है, हाथों से मारने लग जाता है। तो क्या होता है कि वो अलग-अलग तरीकों से देख रहा है चीजों को। तो यानी कि इस अवस्था में बच्चा नए-नए प्रयोग करके सीखता है। ठीक है? अब बात करते हैं मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये अवस्था जो होती है, ये अवस्था 18 माह से 24 माह की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 18 से 24 माह की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अब मेंटली सोल्यूशन निकालने लग जाता है। ठीक है, दिमाग से सोचकर सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करने लग जाता है, बिना ट्रायल किए भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पहले हमने देखा कि ट्रायल एंड एरर के द्वारा बच्चा सीख रहा है, पहले ट्राई कर रहा है, फिर वो गलत भी हो रहा है तो बच्चा उस चीजों से भी सीख रहा है, भूल के द्वारा भी बच्चा सीख रहा है। लेकिन इसमें बिना ट्रायल किए भी प्रॉब्लम सॉल्व बच्चा कर लेता है। ठीक है, जैसे खिलौना अगर दूर रखा हुआ है बच्चे से, ठीक है, तो बच्चा पहले सोचेगा उसके बारे में कि मैं इस खिलौने को अपने पास कैसे लाऊं, फिर वो डंडे से उसे खींच लेगा, है ना, अपने पास लाने के लिए। या ऊंचाई पर रखी कोई चीज है, उस तक अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है, कोई चीज रखी हुई है स्लिप में, है ना, कोई आपने देखा होगा स्लिप में अगर किसी बच्चे की खाने वाली कोई चीज आपने रखी हुई है, कोई फ्रूट्स आपने रखे हुए हैं, तो बच्चा अगर नहीं पहुंच पाता है तो क्या करता है, वो सोचता है और चेयर लगाता है, टेबल लगाता है और उस चीज को उस क्या कर लेता है, वो वहां से ले लेता है। ठीक है, तो और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा फोन पर बात करने का नाटक करने लगता है ना, यानी वह दिमाग में इमेज बनाकर एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर उसके सामने कोई अनुपस्थित है ना, उस पे भी उसके अस्तित्व को महसूस करने लगता है। ठीक है, तो ये अवस्था में बच्चा दिमाग में सोचकर नई समस्या का समाधान निकालना सीखता है। ठीक है, टर्सरी रिएक्शन में हमने देखा कि ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखता है, यानी करके बच्चा सीखता है। और मेंटल कॉम्बिनेशन में सोचकर सॉल्यूशन निकालकर, ठीक है, बिना ट्रायल के ही बच्चा क्या करता है, सोचता है सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन निकालता है और उस चीज को हासिल करता है। अब जो दूसरी स्टेज है इसमें संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की, जो 4 कालों में जो पियाजे ने विभाजित किया था, उसका पहला हमने देखा। और दूसरे की हम बात करते हैं, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो ये स्टेज होती है, ये 2 साल से 7 साल की अवस्था होती है। ठीक है, पियाजे ने 2 से 7 साल की आयु की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है, 2 उप अवस्थाओं में पियाजे ने इसे विभाजित किया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इस अवस्था में बच्चा सिंबल्स और लैंग्वेज का उपयोग करने लगता है। ठीक है, प्रतीकों का और भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, लेकिन उसकी थिंकिंग अभी भी लॉजिकल नहीं होती है। वो सोचने तो लग जाता है, थिंकिंग करने लग जाता है, लेकिन उस वो तार्किक नहीं होती है, लॉजिक नहीं होता है उनकी उन चीजों में। ठीक है, इसी चीज को जीन पियाजे ने इसको 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया था। पहला है आपका प्री कंसेप्चुअल स्टेज, है ना, यानी कि प्राक धारणा अवस्था या प्रतीकात्मक क्रिया अवस्था, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज भी इसे कहते हैं। और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था,
ठीक है, अंतर्दर्शी अवस्था। ठीक है, इसको भी पहला है आपका प्राक धारणा अवस्था, दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। इसको आगे हम जानते हैं। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, उसकी जो पहली उप अवस्था है, वो है प्राक धारणा अवस्था, यानी कि प्रतीकात्मक क्रिया अवस्था, प्री कंसेप्चुअल स्टेज या सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज। अब ये जो स्टेज होती है ना, ये 2 से 4 साल की अवस्था होती है, यानी 2 साल से 4 साल की अवस्था में बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है। बच्चे अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं और प्राणियों में संबंध स्थापित करने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे प्रायः अनुकरण, नकल और खेल के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, अपने बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं, उनकी नकल करने लगते हैं और खेल-खेल के द्वारा वो सीखने लगते हैं। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणी के रूप में समझने लग जाते हैं। ठीक है, सभी निर्जीव वस्तुओं को क्या करते हैं, सजीव प्राणियों के रूप में समझने लग जाते हैं। इसे जीन पियाजे ने एनिमिज्म की संज्ञा दी, यानी निर्जीव वस्तु चीजों को सजीव मानना। यानी बच्चा मानता है कि निर्जीव चीजें भी जीवित होती हैं। ठीक है, जैसे सूरज मेरे साथ-साथ चल रहा है ना? खिलौना रो रहा है, वो ये मान के चलता है कि खिलौना रो रहा है, तो वो उसे चुप कराने लग जाता है, उसके साथ खेलने लग जाता है ना? तो निर्जीव चीज़ों को भी वो सजीव समझने लग जाता है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है, जैसे गुड़ियों को असली बच्चा मानकर उसके साथ खेलने लग जाता है, यानी उसको आप डॉल दोगे तो वो उसे असली बच्चा मानते हैं और उसके साथ उसी प्रकार से प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो सच में कोई बच्चा होगा। ठीक है, या लकड़ी का फोन बनाकर उसमें वो बात करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो उन्हें फोन दिया जाता है, मतलब जो लकड़ी का फोन होता है या टॉयज वाले जो फोन होते हैं, उसमें से वो उस तरीके से बात करने लग जाते हैं जैसे बड़े बात कर रहे होते हैं, उनका नकल करने लग जाते हैं, उनका अनुकरण करने लग जाते हैं और उसी प्रकार से वो प्रिटेंड करते हैं खुद को। ठीक है, इसे प्रिटेंड प्ले कहते हैं, यानी काल्पनिक खेल इसे कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि बच्चे अपने विचार को सही मानने लग जाते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो अपने विचारों को ही सही मानते हैं और वे कुछ ऐसा समझते हैं कि जो सारी दुनिया है वो उनके इर्द गिर्द ही है ना? वो जो सारी की सारी दुनिया है जहाँ वो रह रहे हैं, जिस भी एरा में, जिस घर पे वो रह रहे होते हैं, उनको लगता है कि सारी दुनिया यही है बस और मेरे जो विचार हैं वही सही हैं। इसे पियाजे ने आत्म केंद्रित की संज्ञा दी थी, यानी ईगोसेंट्रिज्म इसे कहा था, स्व केंद्रित सोच। बच्चा सोचता है कि जो वो देख रहा है वही सब देख रहे हैं। जैसे अगर बच्चे के सामने आप कोई बुक रख दो तो वो ये मान के चलता है कि सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना? वो भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ, वो भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। यानी कि मेरे जो विचार हैं वही सत्य हैं, वही सही हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे जो इर्द-गिर्द की दुनिया है, वही पूरी दुनिया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसे जीन पियाजे ने इकोसेंट्रिज्म कहा है और एक सेंट्रेशन है, एक ही पहलू पर ध्यान देता है बच्चा, है ना? सेंट्रेशन कहा है इसे कि बच्चा सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है। जैसे 2 बराबर ग्लास हैं, एक ग्लास चौड़ा है और एक ग्लास लंबा है। ठीक है, अब दोनों में बराबर पानी है, लेकिन बच्चा चौड़ी ग्लास का पानी अगर आप लंबी ग्लास में डालोगे तो बच्चे को लगता है कि इसमें ज्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि वो लंबी ग्लास है और उसका जो पानी है वो ऊपर तक है, तो उसे लगता है कि उसमें क्या है, बराबर पानी। यानी कि बच्चा जो होता है उसमें लॉजिक तार्किक नहीं होता है, वो लॉजिक उसके अंदर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है लॉजिकल का। ठीक है, तो वो इसी तरीके से जो है अपनी सोच को विकसित कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लेक ऑफ कन्वर्सेशन होता है, यानी कि जैसे मैंने बताया ग्लास का पानी है ना, एक चौड़ी ग्लास है एक लंबी ग्लास है, तो उसमें मात्रा बदलती नहीं है, ये समझ नहीं पाता है बच्चा कि मात्रा सेम है, चौड़ी ग्लास में भी और लंबी ग्लास में भी मात्रा सेम है। ठीक है, तो वो लेकिन लंबी ग्लास वाली में कहता है कि ये ज्यादा पानी है। तो इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करता है, लेकिन उसकी सोच क्या होती है, अभी भी पूरी तरह से तार्किक नहीं होती है ना? यानी कि आप इसकी अगर ये बात कर लें कि रोटी का जो टुकड़ा है उसे आप तोड़ोगे, ठीक है? रोटी को तोड़ने पर बच्चा कहेगा कि अब ये ज़्यादा हो गया, अब ये 2 हो गए हैं, मैं 2 नहीं खाऊँगा, मैं 1 ही खाऊँगा। उसे ये नहीं पता है कि रोटी 1 है, ठीक है? अगर 1 रोटी है तो उसे लगता है कि हाँ 1 रोटी है, लेकिन अगर रोटी को तोड़ के वहाँ पे 2 रख दिया जाए तो उसे लगता है कि वो 2 है ना? वो ज़्यादा हो गया है। तो यानी कि इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी सोच अभी भी पूरी तरह से तार्किक नहीं होती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड सब स्टेज की, ठीक है, जो है अंतर्दर्शी अवस्था यानी इंट्यूटिव स्टेज। ये अवस्था जो होती है वो 4 साल से 7 साल तक चलती है।
ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, भाषा सीखने लगता है, चिंतन एवं तर्क को करने लगता है। ठीक है, थिंकिंग करने लगता है, लॉजिक जो है करने लगता है, रीजनिंग करने लगता है, लेकिन इसकी रीजनिंग में, इसकी थिंकिंग में क्रमबद्धता नहीं होती है। ठीक ठीक है, सिस्टमैटिक नहीं होता है। इसकी जो थिंकिंग है, इसकी जो रीजनिंग है, बच्चा करने लगता है, सोचने लगता है, तर्क लगाने लगता है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता है उसका। बच्चा सवाल बहुत पूछता है। आपने देखा होगा कि जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है ना, रीजनिंग लगाने लगते हैं। तो लेकिन उसमें क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगा पाते हैं बच्चे, लॉजिक तरीके से नहीं बोल पाते, सवाल बहुत पूछते हैं कि आसमान नीला क्यों है, हम सोते क्यों है, लेकिन जवाब में कोई या पूरी तरह से वो नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है कि बच्चे इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में, यानी कि वापस सोच ना पाना। ठीक है, यानी कि अगर आप बच्चे को बोलोगे कि 2 into 2 is equal to 4 होता है, तो वो समझते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ये दोगे कि 4 जैसे 4/2 है ना, 2 से 4 को आपने काट दिया और उसके बराबर में 2 आ गया है, तो वो कैसे हुआ वो नहीं समझ पाता है। 4/2 को काटेंगे इज इक्वल टू 2 आएगा, वो कैसे हुआ, बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता है। तो 6 साल पूरे होते होते या 7 साल पूरे होते होते चीजों को बच्चा समझने लगता है। और इसमें बच्चा क्या करता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि गलत तर्क लगाने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चे अनरिलेटेड चीजों को जोड़ने लगते हैं। जैसे मान लो बच्चा बोल रहा है कि आज मैं सोया नहीं ना, इसीलिए आज बारिश हो गई है ना, और हम बच्चों को डांटने लग जाते हैं कि कुछ भी मत बोलो, है ना, बिना सर पैर की बातें आप कर रहे हो। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा चिंतन कर रहा है, बच्चा तर्क लगाने की कोशिश कर रहा है, रीजनिंग लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सिस्टमैटिक नहीं है वो, क्योंकि अभी उसके माइंड का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो इन चीजों को अपने अनुमान के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा है, बता रहा है। जितना उसने सीखा है, जितना तर्क वो लगा पा रहा है, जितना रीजनिंग वो कर पा रहा है, जितना सोच पा रहा है, उस तरीके से वो बोलता है। लेकिन सिस्टमैटिक नहीं है अभी वो पूरी तरह से क्या है, सिस्टमैटिक क्रमबद्धता नहीं आई हुई है। और इस स्टेज में बच्चों में बहुत से क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, हर चीज में वो क्वेश्चनिंग करने लगता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है, इसमें बच्चा तर्क करता है, लेकिन उसके तर्क में, उसकी थिंकिंग में, उसकी सोच में वो अनुभव और अनुमान पर ही आधारित होती है। ठीक है, किस पे आधारित होती है, उनके एक्सपीरियंस पे ही आधारित होती है, उनके अनुमान पर ही आधारित होती है, पूरी तरह से वो सही नहीं होते हैं। चलिए अब तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्क्रेंट ऑपरेशनल स्टेज है। जीन पियाजे ने 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। ठीक है, अधिक क्या होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग का डेवलपमेंट बच्चे में होने लगता है 7 से 11 साल की अवस्था में, आयु में। वे मूर्त समस्याओं के समाधान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अमूर्त समस्याओं के विषय में नहीं सोच पाते। यानी कि मूर्त जो चीज हमें दिखाई दे रही है, उसके बारे में, उसकी समस्याओं को वो ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो चीज जो हमें नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में वो नहीं सोच पाते हैं अभी भी। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं और वर्गीकरण भी करने लगते हैं, परंतु इस अवस्था के बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। कैसे, यानी कि जो अवस्था है वो लॉजिकल होने लगती है, बच्चों में तार्किक सोच उत्पन्न होने लगती है, लेकिन उसकी सोच अभी भी क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक सीमित है, यानी कि ठोस चीजों तक, यानी कि मूर्त तक, जो हमें दिखाई दे रही है, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक ही उनकी सोच क्या होती है, सीमित होती है। उसी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। वो चीज जो उन्हें दिखाई दे रही है, उसी से रिलेटेड वो चीजें ढूंढते हैं, उसी से रिलेटेड वो चीजें करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन, यानी कि अब बच्चा समझ जाता है कि मात्रा बदलती नहीं है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 2 बराबर गिलास है, एक को लंबे गिलास में डालने पर बच्चा कहेगा पानी उतना ही है। ठीक है, अब वो इस चीज को समझने लग जाता है कि क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, जो क्वांटिटी है पानी की, चाहे वो चौड़ी ग्लास हो चाहे वो लंबी ग्लास हो, वो सेम ही रहती है। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, बच्चा चीजों को समूह में बांटने लग जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं,
बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं, यानी कि बच्चा चीजों को समूह में बांटने लग जाता है। कैसे? जैसे वेजिटेबल्स को वो अलग करने लग जाता है, फ्रूट्स को वो अलग करने लग जाता है, एनिमल्स को वो अलग करने लग जाता है, यानी कि वो समूह में बांटने लग गया। फल है तो उनका जो वर्गीकरण है वो उस हिसाब से करता है, सब्जियों का उनके हिसाब से करता है, जानवरों का उनके हिसाब से करता है। ठीक है, सेरिएशन होने लग जाता है, क्रमबद्धता आनी चीजों में शुरू हो जाती है, यानी बच्चा चीजों को क्रम में लगाने लग जाता है। बड़ी पेंसिल, छोटी पेंसिल, है ना? उसी क्रम में उसको लगाया, जैसे बड़ी पेंसिल को छोटी से बड़े क्रम में लगाएगा, पहले छोटी पेंसिल लगाएगा, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी कि वो क्या करता है, सेरिएशन करने लग जाता है, क्रमबद्ध चीजों से करने लग जाता है चीजों को। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि इससे पहले हमने देखा इरिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चा नहीं सोच पाता है उल्टा, लेकिन अब वो उल्टा भी सोचने लग जाता है, उल्टा सोच पाना उसके संभव होने लग जाता है। जैसे बच्चा समझता है कि चीजें चीजें जो होती हैं वो वापस पहले जैसी हो सकती हैं। पहले वो क्या सोच रहा था कि चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन अब धीरे-धीरे जब वो 7 से 11 वर्ष की आयु में एंटर हुआ है, तो वो उल्टा सोच पा रहा है ना? चीजें वापस पहले जैसी हो रही है। जैसे अगर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा। वो इन चीजों के बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है? अब बच्चा सिर्फ एक चीज पर नहीं होता है, बल्कि कई पहलुओं पर ध्यान देने लगता है। अब एक ही चीज पे नहीं ध्यान देता है बच्चा। बच्चा क्या होता है, कई पहलुओं पर ध्यान देने लगता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक सोच विकसित करने लग जाता है, करता है। ठीक है, यानी कि जो चीज उसे दिखाई दे रही है, वो जो ठोस ऑब्जेक्ट है, उसके आधार पर वो तार्किक सोच विकसित कर लेता है, वो अपना लॉजिकल रीजनिंग उसके आधार पर लगा लेता है। लेकिन अभी भी वो अमूर्त चीजें, यानी कि जो नहीं दिखाई दे रही है, उसके बारे में नहीं सोच पाता है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जो कि लास्ट अवस्था है, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये अवस्था 12 वर्ष से वयस्क तक चलती है। ठीक है, और 12 वर्ष के होते होते बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, यानी कि जो उनकी थिंकिंग है उस वो क्या होने लगती है, सिस्टमैटिक होने लगती है, उनकी सोच जो है वो सिस्टमैटिक होने लगती है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अब बच्चे केवल ठोस वस्तुओं, वास्तविक अनुभवों तक सीमित नहीं रहते हैं, वे कल्पना, सिद्धांत, नैतिकता जैसी अमूर्त चीजों पर सोच सकते हैं। वो चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह तार्किक, अमूर्त और वैज्ञानिक सोच विकसित कर लेता है ना? तार्किक, लॉजिकल, ठीक है, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, और साइंटिफिक सोच उसकी विकसित होने लग जाती है। ठीक है, ये अवस्था में बच्चा या जो किशोर है वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो बिना ठोस वस्तुओं के भी जो है कल्पना और तर्क करने लगता है, यानी कि वो चीजें जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी है, उसके सामने नहीं भी कोई अगर चीज है, कोई वस्तु है, तो वो उसकी क्या बोलते हैं, कल्पना, हाइपोथेटिकल और लॉजिकल चीजें, रीजनिंग चीजों की करने लग जाते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या हो, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, कल्पनात्मक तर्क इसे कहा जाता है। अगर मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूं तो मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, यानी बिना करके पहले ही परिणाम सोच लेना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें डेवलप होने लगती है, यानी कि जस्टिस, ऑनेस्टी, है ना, ऐसे कंसेप्ट को वो समझने लग जाते हैं। ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, फिर भी क्या करता है बच्चा, इन चीजों के बारे में थिंकिंग करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाता है। बच्चा लॉजिकली प्लान बनाने लग जाता है। जैसे अगर मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो मुझे टाइम टेबल बनाना होगा, मुझे जो है अनुशासन में रहना होगा, मुझे डिसिप्लिन बनाना होगा। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कारण और परिणाम, यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझना। ठीक है, अगर पौधों में पानी नहीं मिलेगा तो वह सूख जाएंगे, यानी कॉज का इफेक्ट भी वो जानने लगते हैं। ठीक है, कारण का प्रभाव भी वो जानने लगते हैं।
मल्टीपल पॉसिबिलिटीज यानी बच्चा एक ही समस्या के कई समाधान सोच सकता है। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस को वो सोचने लग जाता है। जैसे करियर के लिए मेरे पास कई विकल्प हैं, मैं टीचर बन सकती हूँ, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं इंजीनियर बन सकती हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ, इस तरीके से। क्लास में यानी कि आप ये अवस्था जो होती है बच्चों में अमूर्त और तार्किक सोच विकसित करती है तथा काल्पनिक परिस्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं। बच्चे जो होते हैं वो काल्पनिक परिस्थितियों में भी विचार करने लगते हैं। तो ये था पूरा जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है? तो इसको हम छोटे से इसके पूरे सार की अगर हम बात करें तो इसके सार की हम बात करते हैं तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग उम्र के साथ जो है स्टेज वाइज तरीके से विकसित होती है। यानी बच्चों की जो सोच है वो उम्र के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से विकसित होती है। बच्चा खुद अनुभव करके सीखता है, ठीक है? एक्टिव लर्निंग बच्चे की होती है, खुद से अनुभव करके बच्चा सीखता है। इसको इन्होंने 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया था जो कि हमने पढ़ा। स्टेज एट ग्लैंस इसे कहते हैं यानी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली जो अवस्था थी वो सेंसरी मोटर स्टेज थी जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है जीन पियाजे के अनुसार। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है यानी सेंसरी प्लस मोटर से बच्चा सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होती है। इसको इन्होंने सब 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया था। पहला रिफ्लेक्स, दूसरा प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी, चौथा कोऑर्डिनेशन, फिर टर्सरी, फिर मेंटल, ठीक है? फिर हमने दूसरी स्टेज पढ़ी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल की अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चे का भाषा का विकास होता है, कल्पना का विकास होता है मतलब बच्चे इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट बच्चे का होने लगता है। लेकिन अभी भी थिंकिंग जो होती है वो लॉजिकल नहीं होती है। इसमें इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्री कंसेप्चुअल स्टेज यानी कि 2 से 4 साल की अवस्था होती है। इसमें इमेजिनेशन और इकोसेंट्रिज्म बच्चे का होता है। इंट्यूटिव हमने पढ़ा तो 4 से 7 साल की अवस्था होती है। बच्चा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करने लगते हैं, पूछते हैं और गलत तर्क लगाने लगते हैं। ठीक है? फिर तीसरी अवस्था हमने पढ़ी कॉन्करेंट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो 7 से 11 साल की अवस्था होती है। बच्चा ठोस चीज़ों के आधार पर लॉजिकल सोचता है, यानी कि जो उसके सामने दृश्य है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु उसके सामने प्रेज़ेंट है, उसके बारे में वो लॉजिकल रीज़निंग करने लगता है। रीज़निंग करने लगता है, तर्क लगाने लगता है, समझ उसकी विकसित होती है उन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी अमूर्त चीज़ों के बारे में यहाँ पे वो नहीं सोच पाता है। उसमें क्या होता है कि कंज़र्वेशन है, क्लास हमने पढ़ा कंज़र्वेशन उसमें, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, है ना? सेरिएशन हमने पढ़ा, रिवर्सिबिलिटी हमने उसमें पढ़ी। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 वर्ष से वयस्क तक होती है यानी बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल सोच विकसित हो जाती है बच्चे की इसमें बच्चा एथिक्स के बारे में सोशल मोरल इश्यूज के बारे में जानने लगता है लॉजिकल रीजनिंग इसमें होने लगती है प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें होने लगती है फ्यूचर प्लानिंग बच्चा करने लगता है साइंटिफिक थिंकिंग इसमें होने लगती है ना यानी बच्चे छोटे बड़े नहीं होते हैं बच्चे जो होते हैं वो छोटे बड़े नहीं होते उनकी सोच हर उम्र में क्या होती है अलग होती है हर उम्र में बच्चे की सोच अलग होती है ठीक है तो एक अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखें, शिक्षा में इसका महत्व अगर देखें, तो शिक्षक को बच्चे के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, पहली बात। दूसरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों की ज़रूरी है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर पढ़ाना चाहिए बच्चे को। पहले सिंपल चीज़ें पढ़ाओ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की ओर उसको लेके जाओ। बच्चों को खुद सीखने का मौका देना चाहिए। यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है और वे अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं तो ये था जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आई होप आप सभी को समझ में आया होगा चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच